बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम तहसीलदार बैच के ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमने उर्दू, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और लैंड रेवेन्यू के जो लॉज हैं इनके बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 3 एक्ट थे हमारे पास। लास्ट पे हमने इनको स्टार्ट किया था, जिनमें से लैंड रेवेन्यू एक्ट 15 पार्ट्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो 3 पार्ट्स के साथ कंप्लीट हो चुका है, 3 लेक्चर्स के साथ। आज हम टेनेंसी एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहले पहुंची है और हमारे इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज और लॉज के पहले लेक्चर्स आप तक अभी तक नहीं पहुंचे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। सब्जेक्ट वाइज सबकी प्लेलिस्ट सेपरेटली मैनेज हुई पड़ी है। गुजारिश ये है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप का लिंक, हमारे चैनल का लिंक उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो पेड सेशंस में तहसीलदार की तैयारी नहीं कर सकते या कोई और अगर पेपर तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने बहुत मेहनत करके ये सीरीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक कंप्लीट हो चुकी है और ये सबके लिए है और इसको सब तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो चले जी, हम टेनेंसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं। द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ये 16th एक्ट है 1887 में बनने वाले एक्ट्स में से। तो इस टेनेंसी एक्ट को हमने चूंकि ये बात हो चुकी कि हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट भी कर लिया है, हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट भी कर लिया है, तो टेनेंसी एक्ट के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस और टर्म्स जो हैं वो रिपीट होंगी। तो आई वुड रेफर के फर्स्टली आप पहले उन दोनों एक्ट्स को कंप्लीट करें और फिर इसके साथ अपना स्टडी का आगाज करें। ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और आप अपडेटेड वर्जन को फोकस करें। बहुत सारी कॉपीज जो हैं बाजार में भी मिल जाती हैं, आउटडेटेड होती हैं, अमेंडमेंट्स बाद में हुई पड़ी होती हैं, या फिर कोई पुरानी अगर पीडीएफ फाइल कहीं से मिल गई तो उसको भी आप इस तरह से प्रेफर ना किया करें। अमेंडेड जो चीज होती है जिसमें बाद की अमेंडमेंट्स मौजूद होती हैं उनको प्रेफर किया करें। सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर ये एक्ट्स पड़े हुए हैं, पाकिस्तान कोर्ट के ऊपर है या फिर पंजाब रेवेन्यू की जो वेबसाइट्स हैं उनके रेलिवेंट उनके ऊपर भी आपको ये मिल जाएंगे, वहां से प्रेफर किया करें। और उर्दू वर्जन्स वगैरह या उर्दू ट्रांसलेशन से ज्यादा ओरिजिनल जो ये जो बेयर एक्ट जिसको हम कहते हैं इसको आप प्रेफर किया करें। इसकी वर्डिंग से क्वेश्चन आते हैं, इसके वर्ड्स आपके माइंड में होंगे तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट 23 सितंबर 1887 को बना है। एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द टेनेंसी ऑफ लैंड इन द पंजाब। पंजाब के अंदर जो टेनेंसी का जो प्रोसेस है उसके रिलेटिंग ये लॉ है। whereas it is expedient to amend the law relating to the tenancy of land in the Punjab। सेम वही बात। अच्छा, इसके साथ चैप्टर नंबर 1 अटैच है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं कि ये कब बना है और कहां तक किस किस इलाके में ये लागू हो रहा है। तो इसका एक तो नेम पहले मैंने आपको बता दिया है, द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ये इसका मुकम्मल नाम पुकारा जाएगा। ये बात हुई है एक्ट के अंदर, टाइटल और उसके बाद जो एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एक्सटेंड करेगा टू द होल पंजाब और इन्फोर्स करेगी इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद जो कमेंसमेंट वगैरह की ये हज़फ हो चुकी हैं सेक्शंस। नंबर 4 सेक्शन है डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस उसी तरह की डेफिनेशंस हैं जिस तरह की डेफिनेशंस रेवेन्यू एक्ट 1967 में थी, जिस तरह की डेफिनेशंस लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में थी, वही सारी डेफिनेशंस हैं। क्योंकि जो टेनेंसी है एक प्रोसेस है जमीन का, एक ऑनर से या लैंडलॉर्ड से फार्मर्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप की फॉर्म में एक जमीन को काश्त किया जाता है, उसको डील करने के लिए ये एक्ट बना है। ओवरऑल रेवेन्यू का जो एक्ट है, इसके अलावा जो एक्विजिशन का एक्ट है उसमें भी यही डेफिनेशंस, इनका मतलब ऑलमोस्ट सेम था। तो मैं अगेन कहूंगा कि आप इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले उनको लाजमी पढ़िएगा और इस एक्ट के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे आपको रेफर किया जाएगा कि इस चीज का वही मतलब है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में था।
पहली डेफिनेशन जिस तरह लैंड एक्विजिशन में हमने पढ़ी थी, जमीन और जमीन से मुतल्लिका जितनी भी चीजें, कोई बिल्डिंग है या जो भी है, उसको हम लैंड कह देते हैं। गवर्नमेंट का मुराद इस टेनेंसी एक्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगी। उसके बाद कमिश्नर जो इसमें होता है, जिसको हम डिवीजन के ऊपर अपॉइंट करते हैं बीओआर की तरफ से, सरकारी अफसर, ये होता है कमिश्नर। ये देख लीजिए लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसमें जिस तरह से एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर होते हैं, सेम वही यहां पे कमिश्नर होंगे। पे क्या होता है, कोई रेंट हो गया, कोई किसी किस्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो लैंड के वो इस्तेमाल की मद में सरकार लेती है या फिर लैंड ओनर को देने पड़ते हैं, इन सब के लिए ये पे का वर्ड इस्तेमाल होता है। रेंट क्या होता है, जमीन ले ली है किसी खास टर्म्स के ऊपर, किसी खास टाइम के लिए, तो सरकार को जो पैसे देने हैं उनके अलावा आपने कुछ पैसे जमीन के लैंडलॉर्ड को या मालिक को भी देने होते हैं, उसको हम रेंट कहते हैं। हमारे यहाँ पे पंजाब में इसको ठेका कहते हैं। एरियर क्या होता है, जब हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे थे, तो जो पैसे हमने सरकार को देने होते हैं, आबियाना, मालियाना, उसके अलावा सेस है, ये सारी चीजें, इसके अलावा कोई और कंट्रीब्यूशन है, कोई खाला बन गया है, कोई राजबा जो है उसको तमीर कर दिया गया, कोई पुल बना दिया गया, इन सारी चीजों के पैसे गवर्नमेंट किन से लेती है, उनसे जिनको उस बनाई गई चीज से या बनाई गई अरेंजमेंट से जिनकी जमीनों को फायदा होना है। अगर वो लोग नहीं देंगे या फिर अपने वो लैंड रेवेन्यू जो बनता है वो नहीं देंगे, तो हम कहते हैं कि ये अनपेड है, और अनपेड फॉर्म में हम उसको एरियर या बकाया कहते हैं, बकाया जात, एरियर्स। और एरियर्स को रिकवर करने के लिए 8 तरीकाकार हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में पढ़े हैं। टेनेंट क्या होता है, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में मैंने बहुत तफसील से बताया था कि जो लैंड ओनर होता है वो असल मालिक होता है, उसके नीचे एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर को हम कहते हैं लैंडलॉर्ड, उसके नीचे जो काम करने वाले जो किसान होते हैं उनको हम कहते हैं टेनेंट। अब हमारे इधर पंजाब में अगर आप देखें या किसी भी जगह पे जिन लोगों की थोड़ी जमीन है, तो वो साहिब ऑनर खुद ही होते हैं। ऑनर के साथ साथ वो सुपरवाइजर भी खुद ही होते हैं। सुपरवाइजर के साथ साथ वो पानी भी अपनी जमीनों को खुद ही लगा रहे होते हैं, खाद खुद डाल रहे होते हैं, बीज खुद काश्त कर रहे होते हैं। लेकिन कानून में इनकी टर्म्स डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट लोग हैं। एक बंदा जो उसकी 10 मुरब्बे जमीन है, उसने एक बंदा अपॉइंट कर दिया सुपरवाइजर के, भाई मेरी जमीनों की देखभाल करें। उसने आगे काम करने के लिए जिनको रखा हुआ है उनको हम कहते हैं टेनेंट। तो फिर टेनेंट जो है ऑनर भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, आम किसान भी हो सकता है, कोई और जिसको सरकार ने जमीन ट्रांसफर कर दी है एरियर्स की रिकवरी के लिए, वो भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने किसी को लीज पे जमीन दी है, वो भी टेनेंट हो सकता है। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, आपने इनको रीड कर लेना है। लैंड लॉर्ड वही जो सुपरवाइजर होता है, मींस अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड। ये टेनेंट जो है जिसके नीचे जमीन होल्ड कर रहे हैं, तो वो लैंड लॉर्ड होता है। ये सुपरवाइजर होता है, ऑनर ने जो अपॉइंट किया हुआ होता है। उसके बाद टेनेंसी क्या है, टेनेंसी एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, जिसमें अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय ए टेनेंट ऑफ अ लैंडलॉर्ड अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशंस, किसी खास किस्म की किसी खास वक्त के लिए खास शराइत पर जो जमीन ली जाती है, उस प्रोसेस को हम टेनेंसी कहते हैं। उसी के ऊपर ये सारा एक्ट बना हुआ है। नंबर 9 क्या है इसमें, स्टेट द लैंड ओनर एंड होल्डिंग। देखिए यहां पे भी बात हुई है लैंड ओनर, असल मालिक। लैंड रेवेन्यू एक्ट में मैंने आपको तसल्ली से समझाया है, होल्डिंग जमीन को कहते हैं। इनके सेम मीनिंग है, जो इनके अल्फाज यूज हुए हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, वही सेम मीनिंग इनके। लैंड रेवेन्यू क्या होता है, लैंड रेवेन्यू
लैंड के ऊपर जो फसलें होती हैं, उनकी जो क्रॉप्स जो होती हैं, उनकी इंस्पेक्शन के बाद, असेसमेंट के बाद वो जो रेट्स लगते हैं, वो जो सरकार ने टैक्स लेना है, उसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं। इसका सारा प्रोसेस जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बताया गया। सेम उन्हीं लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है। उसके अलावा जो रेट्स होते हैं इरिगेशन, आबियाना वगैरह के लिहाज से, और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई पैसे लगा देती है, लाइक के कोई किसी किस्म की और कोई बैंकमेंट हो गई है, कोई खाला नया बना दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो गवर्नमेंट उन पैसों को जो है वो वसूल करती है। रेट्स रेट्स होते हैं पानी के, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो लेती है, और सेसेस होते हैं जो विलेज ऑफिसर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 75.5% इसको हम कहते हैं। उसके बाद विलेज सेस जो होता है, ये वही सेस जिसकी लैंड रेवेन्यू में बात हुई थी, ये 5% तक होता है, और ये तकसीम होता है लैंड रेवेन्यू के अफसरान की सुपरविजन के अंदर, और जो हेडमैन होते हैं या विलेज ऑफिसर्स होते हैं इनके अलावा, उनके दरमियान इसकी कोई जस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तरह से की जाती है। यहां पे एक एक्सप्लेनेशन है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी सेस या कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन वही बात जो कोई एम्बैंकमेंट या कोई खाला सेट करना है या कुछ भी ऐसा करना है, उसमें सबसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। और ड्यू इज और इज नॉट अ विलेज सेस, वो विलेज सेस है या नहीं है, द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी कंक्लूसिव, तो जो उस मामले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहना है, ठीक है, एंड वो कंक्लूसिव होगा, और एंड शैल नॉट बी लायबल टू बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, उसको किसी अदालत में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसके ऊपर कि ये चीज ऐसे क्यों है। विलेज ऑफिसर क्या होते हैं? कोई चीफ हेडमैन हो सकता है, किसी पटवारी कानूनगो को लगाया जा सकता है, हेडमैन लंबरदार को कहते हैं, और फिर पटवारी भी हो सकता है, ये सारे विलेज ऑफिसर में आते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर क्या होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट, ये असिस्टेंट कमिश्नर क्लास 1 से हम इसको देखते हैं। जिस तरह से लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर लैंड रेवेन्यू की जो कोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो जो फंक्शंस जो हैं रेवेन्यू ऑफिसर जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, यहां पे भी इस एक्ट में भी जो रेवेन्यू ऑफिसर है, सेम उसी पर्पस के लिए, उसी सिचुएशन के लिए सेम कंडीशन पे कंसिडर होंगे। जागीरदार क्या होता है? कोई भी ऐसा बंदा अदर देन विलेज सर्वेंट, गांव के विलेज सर्वेंट मीन जमीनों के लिहाज से अगर किसी को अपॉइंट किया गया, तो उनके अलावा टू होम द लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड हैज बीन असाइंड इन होल और इन पार्ट, जिससे जो लैंड रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट वसूल करती है। लैंड रेवेन्यू किससे लिया जाता है? जाहिर है जो जमीन के मालकान है उनसे लिया जाता है, तो उसको फिर हम जागीरदार कह देते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं? ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 के तहत मा सिवाय मुख्तार के, ये जमीनों के इख्तियारात में एक स्पेशल प्रोविजन है। इसके अलावा जो भी वकाला होते हैं जो केस लड़ते हैं, उनको हम लीगल प्रैक्टिशनर कहते हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये बात हुई भी थी। एग्रीकल्चरल ईयर जो टेनेंसी का है वो 16 जून से स्टार्ट होता है। नोटिफिकेशन क्या होता है? हमने बहुत बार पढ़ा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, अपने ऑफिशियल गजट के अंदर कोई भी चीज जब शाये करती है तो उसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। इंप्रूवमेंट क्या होती है? टेनेंसी के अकॉर्डिंग किसी जमीन में कोई भी किया गया वर्क जो बाकी तमाम शराइत के साथ साथ वहां का रेंट बढ़ाने के लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए एक रीजन बनता है, एक जवाज बनता है, उसको हम इंप्रूवमेंट कहते हैं। एक लैंडलॉर्ड ने मकानात बना दिए, एक लैंडलॉर्ड ने ट्यूबवेल, वेल या कोई और चीज जो है वो बना दी है ताकि टेनेंट को या टेनेंट्स को फायदा हो। ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, बिल्डिंग बनानी है, रेनोवेशन करनी है, ये सारी चीजों को इंप्रूवमेंट कहते हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड सच क्लियरेंस, जमीन की सफाई,
एम्बैंकमेंट्स कोई बंद वगैरह, लेवलिंग, इनक्लोजर्स, टेम्परेरी वेल्स एंड वाटर चैनल्स, खाले वगैरह जो टेनेंट ने बनाए हैं, वो देखें इंप्रूवमेंट तो होनी है किराया बढ़ाने के लिए, ठेका बढ़ाने के लिए। और अगर वो इंप्रूवमेंट की ही टेनेंट ने है, अगर वो इंप्रूवमेंट लैंड ऑनर या लैंडलॉर्ड ने की ही नहीं है, तो भाई उसकी मद में, उसके जवाज में जो रेंट है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा जो टेनेंट का किया गया काम है, जो उसने जो ऑर्डिनरी ऑपरेशंस ऑफ हस्बेंड्री इसके लिए वो करता है, कहीं खाला सेट कर दिया, कहीं बन्ना सेट कर दिया, कहीं कोई छोटा मोटा बंद बना दिया वगैरह वगैरह, पनीरी लगाने के लिए छोटा सा तालाब बना दिया वहां से पानी डालने के लिए, तो ये चीजें जो हैं इंप्रूवमेंट में नहीं आएंगी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, अ वर्क which benefits several tenancies may be deemed to be with respect to each of them an improvement। अच्छा, एक बंद बना दिया है किसी बड़ी नहर के साथ, अगर बन गया है, उसका सबको बहुत सारी जमीनों को फायदा हो रहा है और वो बनाया सारे लैंडलॉर्ड्स के थ्रू, लैंड ओनर्स ने है, तो जाहिर उन सब ने इसमें पैसे दिए होंगे। तो जितने भी लोग वहां पे टेनेंट हैं, जितनी भी टेनेंसीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, सबको उसका फायदा हो रहा है, तो उसको हम एक इंप्रूवमेंट मान लेंगे। वो भी इंप्रूवमेंट है जिसकी जवाब पे ठेका जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एक और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है मुकर्रीदार की। ये मुकर्रीदार हमारे यहाँ नहीं है, ये रावलपिंडी और अटक के अजला में। तो ये बताया गया है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट की जो अमेंडमेंट थी, कमेंसमेंट ऑफ द पंजाब, ये 1925 के बाद इसको अमेंड करके जब लगाया, तो उस वक्त जो लोग वहां पे अपॉइंटेड थे, मुकर्रर का मतलब होता है अपॉइंट करना, तो लैंड ओनर्स ने जिनको मुकर्रर किया गया था उस वक्त वो रिकॉर्डेड हैं, तो उनको हम मुकर्रीदार कहेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी होता है किसी जगह पे के ऊपर कब्जा रखना, ठीक है, दाखिले की इजाजत होना। ठीक है। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपाई से है ना, ठीक है। तो इसमें याद रखिए ये लीगल है, इलीगल कब्जे को हम ऑक्यूपेंसी नहीं कहते, वो इंक्रोचमेंट होती है। इसमें लीगल जो ऑक्यूपेंसी है उसकी कोई 4 मेजर सूरतें दी गई हैं। टेनेंट्स हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, टेनेंट मैंने बता दिया है कि कोई लीज वाला बंदा, कोई मॉर्टगेज वाला, कोई ओनर भी टेनेंट हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी टेनेंट हो सकता है। यानी टेनेंट एक शक्ल है ना, डायरेक्टली खेतों में जो फील्ड्स के अंदर है, जो है काम करने वाले लोगों को हम टेनेंट कहेंगे। तो वो हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी जमीनें जिन लोगों की होती हैं वो खुद ही कर रहे होते हैं। तो यहां पे लॉ ने बहुत बड़ी बड़ी जमीनों को मैनेज चुके करना है, तो इन्होंने उस लिहाज से 3 टर्म्स बना दी। पहली है असल मालिक, दूसरा है सुपरवाइजर, तीसरा है किसान। ये लैंड ऑनर, सुपरवाइजर, लैंड लॉर्ड, टेनेंट को हम किसान कहते हैं। ठीक है। तो अब जो किसान होता है उसके राइट्स हैं ऑक्यूपेंसी के लिहाज से। तो देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो एज टेनेंट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखते हैं। इनमें देखिएगा जागीरदार भी आ जाएंगे, इनमें लैंड ऑनर्स भी आ जाएंगे, इनमें लीज वाले भी आ जाएंगे, सारे आएंगे। देखिएगा जरा, पहली चीज है जनरेशन टू जनरेशन, जिनके बाप दादा किसी जमीन पर मौजूद थे उनको भी हम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अकॉर्डिंग टू लॉ देते हैं। कैसे? हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज फॉर मोर देन 20 years, ये क्वेश्चन है जी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए 20 years, मोर देन 2 जनरेशन, और कितनी देर के लिए? 20 years। ये 2 शरायत हैं, 2 जनरेशन से ज्यादा, 20 years जिन्होंने एक जगह पे गुजारे हों, बिन ऑक्युपाइंग लैंड और नो रेंट देयर ऑफ बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, उन्होंने सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे किया है और कोई रेंट या ठेका किसी को पे नहीं किया, या वहां पे कोई ठेका लेने वाला बंदा नहीं था। ठीक है। तो उनको भी कानून जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी यानी कब्जे की इजाजत देता है, कब्जे का हक देता है।
बी क्लास है इसके अंदर, हु हैविंग ओन्ड लैंड, जिनके पास जमीन थी वो ऑनर बना हुआ था, एंड हैविंग सीज्ड टू बी लैंड ऑनर, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि जो फलां फलां इलाके हैं वहां के जितने भी लैंड ऑनर बने हुए वो सब नल एंड वाइड करार दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ने उनको सीज कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको फोर्सिबली उठाया नहीं, ना ही वो वॉलंटरी उठ के गए, उनको भी अपनी कंटिन्यूएंस के अंदर, क्योंकि वो जारी रखा उन्होंने अपना वहां पे कब्जा, उनको भी हम कानून के तहत राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी देते हैं। नंबर 3 ऑक्यूपेंसी का राइट किसके पास है? एक बंदा कहीं से उठ के आया, उसने देखी ये जमीन है, यहां पे जो है वो पहाड़, ये इलाका, कोई रेत, कोई ये वो, उसने इसको साफ किया। साफ करने के बाद उसने इसके ऊपर काश्त स्टार्ट कर दी। डेट दी हुई है कि 20 अक्टूबर 1968, 1868, 1868 तक या इससे पहले जिन लोगों ने कोई जमीन आबाद की थी उनको भी कानून राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एज फाउंडर देता है। वो फाउंडर थे वहां पे उस जमीन को काश्त करने में, कल्टीवेशन में। डी देखिए, वो लोग बीइंग जागीरदार ऑफ अ स्टेट, ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्टेट इन विच द लैंड ऑक्युपाइड बाय हिम इज सिचुएट। एक बहुत बड़ी स्टेट है जी, उसमें एक ये जमीन है, ये इसके पास है, और बाकी वाली टर्म्स को जरा देखते हैं कि जागीरदार किस तरह से बनता है। हैज कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड फॉर नॉट लेस देन, यहां पे भी 20 ईयर्स के लिए वो वहां पे था, और हैविंग बिन सच जागीरदार, वो जागीरदार के तौर पे ऑक्युपाइड द लैंड व्हाइल ही वाज जागीरदार एंड हैज कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड इट फॉर नॉट लेस 20 ईयर्स, हैज अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड सो ऑक्युपाइड, वो जो उसकी उतनी जमीन थी उसका वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखता है। इसमें एक कंडीशन भी बताई गई है, इन द केस ऑफ अ टेनेंट बिलोंगिंग टू द क्लास स्पेसिफाइड इन क्लास सी, सी में जो टेनेंट हैं, फाउंडर जो होते हैं, द लैंडलॉर्ड प्रूव्स दैट द टेनेंट वाज सेटल्ड ऑन लैंड प्रीवियसली क्लियर्ड एंड ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, वो इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो क्लास सी के तहत फाउंडर मानकर उनको हम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी देंगे। सबसेक्शन 2 है 5 का, इफ अ टेनेंट प्रूव्स दैट he has continuously occupied land for 30 years, अगर कोई टेनेंट है वो 30 years से ज्यादा वो उसने जमीन को काश्त किया है, उसने कोई रेंट पे नहीं किया या वहां पे कोई रेंट लेने वाला बंदा नहीं था, लिहाजा अगली बात लैंड रेवेन्यू वो पे करता रहा, देयर ऑफ एंड द रेट्स एंड सेसेस फॉर द टाइम बीइंग चार्जेबल देयर ओन, तो इट मे बी परज्यूम, तो परज्यूम क्या किया जाएगा, दैट ही हैज फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ क्लास ए। क्लास ए में कहा गया था ना कि वो लोग जिन्होंने टैक्स के अलावा किसी को ठेका नहीं दिया, तो वो वहां पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो रखते हैं। उसके बाद ये जरा बताया गया है कि नंबर 3 में द वर्ड इन दैट क्लास डिनोटिंग नेचुरल रिलेशनशिप डिनोट आल्सो रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन इंक्लूडिंग देयर, किसी भी किस्म का कोई बंदा कहीं पे मुकर्रर था, किसी जागीरदार की तरफ से वारिस मुकर्रर हो गया था, किसी मजहबी कम्युनिटी की तरफ से मुकर्रर हो गया था, या किसी भी तरह से अगर वो मुकर्रर था, अगर वो ये वाली शर्त पूरी करता है तो उसको उसी तरह से माना जाएगा। Right of occupancy of other than tenants recorded as having the right before passing of Punjab Tenancy Act 1868, ये देखिए, ये 68 में पास होने वाला जो है, इसको जरा देखते हैं। इसके रिकॉर्ड के तहत अ टेनेंट रिकॉर्डेड इन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सैंक्शंस, ये 1868 पहले बना ना, 1887 बाद में आया, तो पहले ये था ना, इसके अकॉर्डिंग जिनके राइट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट को तस्लीम किया जाएगा। इनके अंदर ये शर्त दी गई है
before the 21st day of October 1868 as a tenant having a right of occupancy in land which he has continuously occupied from the time of the preparation of the record. जब रिकॉर्ड प्रिपेयर हुआ तो वहां पे मौजूद था, shall be deemed to have a right of occupancy in that land, वो वहां पे ऑक्यूपेंसी का राइट रखेगा अनलेस द कंट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अ डिक्री, यहां तक कि उसके खिलाफ कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आ जाए। उसको हम इस एक्ट से पहले जो 1887 से पहले जो एक्ट था 1868 का, उसके अकॉर्डिंग हम उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बरकरार रखेंगे। 7 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। अगर एक टेनेंट एक जमीन के ऊपर है, ये जमीन के ऊपर, और जिस मालिक की ये जमीन है उसी की दूसरी जमीन, अगर वो यहां से वहां पे शिफ्ट होता है तो जो जो राइट्स, जो जो शराइत यहां पे तय थी, उसी तरह उसको ये वाले ऑक्यूपेंसी के राइट वहां पे मिलेंगे। इफ द टेनेंट हैज वॉलंटरीली एक्सचेंज द लैंड और एनी पोर्शन ऑफ लैंड फॉर मेयरली ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर अदर देन बिलोंगिंग टू द सेम लैंडलॉर्ड, एक ही लैंडलॉर्ड की जो जमीनें हैं, उसकी एक जमीन से जो है दूसरी जमीन में जब वो शिफ्ट हो रहा है तो उसको उसी तरह राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा। द लैंड टेकन इन एक्सचेंज शैल बी हेल्ड टू बी द subject to the same right of occupancy as that to which the land given in exchange would have been subject if the exchange had not been, यानी उसी तरह होगा जिस तरह उसने जमीन एक्सचेंज की ही नहीं, जो उसके पास इख्तियारात यहां थे, जो थे यहां पे वही होंगे। ठीक है। नंबर 8 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड्स अदर देन दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन एक्ट। इस एक्ट में जितने ऊपर बताए गए हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के, अगर इनके अलावा भी किसी कानून में किसी को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिला है तो कानून उसको मानेगा, अगर वो कानून का दर्जा रखने वाली किसी हैसियत से राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखता है। नथिंग इन द foregoing sections of this chapter shall preclude any person from establishing a right of occupancy on any ground other than the ground specified in those sections. Number 9 है right of occupancy not to be acquired by mere lapse of time। उन्होंने क्या है, एक बंदा 20 साल तक एक जगह पे बैठा रहा है तो सिर्फ यही चीज उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं देती, उसने बाकी वाले मामलात को भी देखना है। ठीक है। नो टेनेंट शैल एक्वायर अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम, बाकी शराइत भी उसने जो ऊपर बयान की गई हैं वो पूरी करनी है। नंबर 10, right of occupancy not to be acquired by joint owner in land held in joint ownership in the absence of a custom to the contrary। अगर कोई कस्टम हो, कोई वहां की ट्रेडिशन हो, तो ये वाला सेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा। अदरवाइज नो वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स, एक से ज्यादा ओनर्स हैं, टेनेंट एक ही है, of land shall acquire a right of occupancy under this chapter। तो वो वाले जो ऑक्यूपेंसी के राइट हैं वो सबको सेपरेटली जो है वो नहीं मिलेंगे, उनको एज जॉइंट ऑनर या फिर उनका जो सेम राइट है वो सिंगल ही शुमार होगा। नंबर 11 है, इसमें यह है कि जो टेनेंसी एक्ट ये था और ये 1887 का था, इनके दरमियान जो यहां से जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है या जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से शिफ्ट हुआ है जरा देखते हैं। Notwithstanding anything in the foregoing sections of this chapter, a tenant who immediately before the commencement of this act, यानी ये वाला एक्ट, has the right of occupancy in any land under an enactment specified in any line of the first column, किसी भी लाइन में। ठीक है। जितने भी सेक्शन में ये ऊपर हमने राइट्स दिए हैं ना, तो किसी भी जगह पे, किसी भी क्लॉज में, किसी भी मामले में उसके पास जो राइट था वो उसी तरह यहां पे आ जाएगा। ठीक है। When this act comes to enforce, be held to have for all the purposes of this act a right of occupancy in that land under the enactment specified in the same line of the second column of table। ठीक है। तो ये जो जो राइट्स यहां पे थे उसी तरह से यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। चैप्टर 3 देखते हैं, ये रेंट्स को जनरली देखना है हमने, तो इसके अंदर राइट्स ऑफ टेनेंट या राइट्स ऑफ जो लैंडलॉर्ड है इनको थोड़ा सा देखना है।
और उसके बाद बाकी जो है हम इंशाल्लाह कल करेंगे। नंबर 12, रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू प्रोड्यूस। जो फसल होती है ना, फसल पर लैंडलॉर्ड को मैं सुपरवाइजर कहता और इसको मैं जो टेनेंट होता है उसको मैं किसान किसान कह लेते हैं। इन दोनों के क्या क्या राइट्स हैं फसल के ऊपर? यहां पे एक फार्मूला समझ लीजिए कि उसको काश्त करना है, उसको पानी लगाना है, उसको तकसीम करना है। ये वाले सारे जो मामलात है ना, जो कि किसान ने करने हैं, तो ये जो लैंडलॉर्ड है ये यहां पे एंट्री नहीं करेगा। जब वो तकसीम हो जाएगी तो अपनी फसल को उठाने के लिए सुपरवाइजर वहां पे एंटर होगा। देखिए कैसे, द रेंट ऑफ द टाइम बीइंग पेएबल, rent for the time being payable in respect of a tenancy shall be the first charge on the produce thereof। पहली बात यह है कि जब फसल उठानी है तो उसके ऊपर पहला चार्ज जो होता है, हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था, पहला चार्ज जो होता है वो लैंड रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू तो चूंकि किसने देना है, लैंडलॉर्ड देगा ऑन द बिहाफ ऑफ लैंड ओनर, तो जाहिर सी बात है उसने जब देना है तो उसने यहां से लेकर देना है। तो टेनेंसी, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेनेंसी शेल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोड्यूस। कौन सी चीज? रेंट, जिसको हम ठेका कहते हैं। ठेका लेगा तो आगे टैक्स देगा ना। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, अ टेनेंट शेल बी एंटाइटल टू टेंड, कट, हार्वेस्ट, फसल को मेंटेन करने की सारी चीजें, ठीक है, ऑफ हिज टेनेंसी इन ड्यू कोर्स ऑफ हस्बेंड्री, उसकी देखभाल में विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। यहां पे लैंडलॉर्ड की एंट्री नहीं होगी। वो नहीं आके कह सकता है कि फलां जमीन को पानी ना लगाएं, फलां में इस बार ये ना काश्त करें, फलां जमीन को ऐसे छोड़ दें, फलां खाला बंद कर दें, वो नहीं कह सकता। नंबर 3, एक्सेप्ट वेयर रेंट इज टेकन बाय डिवीजन। अगर तो रेंट या ठेका लिया जाता है डिवीजन से ऑफ द प्रोड्यूस, वो जहां पे वो 8वें हिस्से पे जमीन काश्त की जाती है, फलां फलां हिस्से पे, उनके अलावा जब तक ये बात होने लगी है कि लैंडलॉर्ड वहां पे एंटर नहीं होगा, अनलेस, अगर सिवाय इसके कि फसल की तकसीम ही उसका ठेका हो, द टेनेंट शेल बी एंटाइटल टू द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रोड्यूस। अगर उसने पैसे देने हैं, अमाउंट देनी है, तो भाई सारी की सारी फसल उसकी है, कोई तकसीम नहीं है। नंबर 4 देखिए, वेयर रेंट इज टेकन बाय डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। अगर कोई 8वें हिस्से पे या किसी और हिस्से पे जो सिर्फ पानी लगाने के लिए जिनको रखा हुआ था, उनका और थोड़ा हिस्सा होता है, तो उनसे चूंकि प्रोड्यूस डिवाइड होनी है, उनको एक हिस्सा दे के बाकी लैंडलॉर्ड का होना है, तो फिर वो डिवीजन के टाइम पे आ जाएगा। देखिए जरा, द टेनेंट शेल बी इंटाइटल्ड टू द एक्सक्लूसिव पोजेशन, पोजेशन सारी इसकी होगी, ऑफ द होल प्रोड्यूस अनटिल इट इज डिवाइडेड। डिवाइड हो जानी है तो फिर वहां पे जनाब लैंडलॉर्ड आ जाएगा। जब तक डिवाइड नहीं होगी तब तक जो है लैंड के ऊपर जो भी प्रोड्यूस है वो सारी की सारी किसके होल्ड में होगी? टेनेंट के। बीएस का देखिए जरा, ये डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस के लिहाज से है। द लैंडलॉर्ड शेल बी एंटाइटल्ड टू बी प्रेजेंट, तो लैंडलॉर्ड यहां पे प्रेजेंट होगा एट एंड टेक पार्ट इन, उसमें हिस्सा लेगा द डिवीजन, जब डिवीजन होनी है। डिवीजन होने के प्रोसेस से पहले लैंडलॉर्ड यहां पे नहीं दाखिल हो सकता। When the produce has been divided, जब प्रोड्यूस डिवाइड हो चुकी है, फसल डिवाइड हो चुकी है, the landlord shall be entitled to the possession of his share thereof, जो उसका हिस्सा है उसको वो उठा सकता है। नंबर 13 क्या है? कम्यूटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ रेंट। मनी की फॉर्म या डिवीजन की फॉर्म या फसल की फॉर्म एक्सचेंज हो सकती है, उसको उसको अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मेथड चेंज किए जा सकते हैं रेंट के, ठेके के। किस तरह से? नंबर 1 पे ए बताया गया है, बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, फसल के हिसाब से, उसके डिवीजन के हिसाब से, रेट्स फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द क्रॉप। अगर भी आपने कपास काश्त की तो मैंने इतने लेने हैं, और अगर दूसरी गंदम है ये इसके इतने लेने हैं, सरसों आपने काश्त करनी उसके मैंने इतने लेने। नेचर के लिहाज से भी तय हो सकता है। बाय ए रेट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ एरिया, वो कहता है कि अगर इतने पे आपने सरसों काश्त करनी है, इतने पे ये करना है, तो इसका ये रेट लगेगा, उसका ये रेट लगेगा।
उसके बाद बाई अ रेंट इन ग्रॉस ऑन द टेनेंसी, वो कहेगा यार जो मर्जी जहां मर्जी कास्ट करो, मैंने इतने पैसे लेने हैं। उसके बाद ई है पार्टली बाई वन ऑफ द मेथड स्पेसिफाइड इन क्लास ए बी सी डी, इन सब में जो भी बताया गया है, पार्टली बाई एनदर और अदर ऑफ देम, किसी भी कोई एक हिस्सा यहां से दूसरा हिस्सा, ये जिस तरह से भी पार्टली इनको हम मिला लें, इस तरह से भी फार्मूला तय हो सकता है, लेकिन दोनों की कंसेंट से होगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की। कोई एक बंदा उनको अपनी मर्जी से अडॉप्ट नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कंपिटेंट अथॉरिटी टू द कंट्री, अगर किसी मजाज अथॉरिटी को ऑर्डर आड़े ना आ जाए, अदरवाइज अ टेनेंट हुज रेंट इज टेकन बाय एनी ऑफ द मेथड्स, किसी भी तरीके से जो ठेका दे रहा है, ए बी सी या कुछ भी है, और बाय मेथड स्पेसिफाइड या फिर डी में जो मेथड आया है, shall not be liable to pay for a tenancy rent at any higher amount as the case may be। तो अगर तो अदालत कहे कि भाई आप ज्यादा रेट पे करें, अदरवाइज वो ज्यादा रेट पे करने का पाबंद नहीं है, ठीक है। देन द रेट ऑफ अमाउंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेनेंसी फॉर द प्रोसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर, किसी चलते हुए वो एनहांसमेंट का पाबंद नहीं है। पेमेंट फॉर लैंड ऑक्युपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंड, कुछ ऐसी जमीनें बगैर लैंडलॉर्ड के कब्जे में ले ली गई, उनका क्या करना है। एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ लैंड ऑक्युपाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड शैल बी लायबल टू पे फॉर द यूज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दैट लैंड एट द रेट ऑफ रेंट पेएबल इन द प्रीसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर। अगर किसी ने चुप करके आके स्टार्ट कर दिया तो उसका भी उसने ठेका देना है। और इफ रेंट वाज नॉट पेएबल इन दिस दैट ईयर, अगर उस साल कहा गया था कि जमीनों का, अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था या किसी भी तरह से भाई इस साल का ठेका नहीं लिया जाएगा, तो फिर नहीं लिया जाएगा। एट सच रेट एज द कोर्ट, फिर कोर्ट जो डिटरमिन करेगी इसके अलावा, तो वो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नंबर 15 है कलेक्शन ऑफ रेंट्स ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। वन टू और मोर पर्संस आर लैंडलॉर्ड, एक से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स हैं ऑफ अ टेनेंट, एक ही टेनेंट के, दो लोगों की जमीन एक बंदा काश्त कर रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम टेनेंसी, एक ही टेनेंसी, दैट दोनों भाई हो सकते हैं ना लैंडलॉर्ड। द टेनेंट शैल नॉट बी बाउंड टू पे पार्ट ऑफ रेंट ऑफ हिज टेनेंसी टू वन ऑफ दोज पर्संस एंड पार्ट टू अनदर, तो वो हिस्से बना के 1+1 नहीं करेगा, उसका जो बनेगा वो एक को देगा, वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, वो बंदा दो को अलग-अलग नहीं देगा। 15A है, ये बाद में ऐड हुआ है, राइट्स एंड लायबिलिटीज रिगार्डिंग रेंट एंड गवर्नमेंट ड्यूज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 25 of the land reforms regulations, इसके अकॉर्डिंग द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल शेयर द प्रोड्यूस, जिस तरह वो फसल जो है वो शेयर करते हैं, इन द सेम रेशो इन विच दे यूज टू शेयर इट ऑन 20th December 1971। तो ये बाद में कोई लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं, तो वहां पे बताया गया था कि इससे पहले जो हिस्सेदारी 20 दिसंबर 1971 तक बनती थी, उसी के अकॉर्डिंग हम बाद में चलेंगे। तो ये थे आज के 15 सेक्शंस। उम्मीद करता हूं कि टेनेंसी एक्ट जो आज हमने स्टार्ट किया है, इसके बेसिक पर्पस को यहां तक आपने कुछ जो है अंदाजा लगा लिया होगा कि हमने इसके अंदर क्या करना है। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपसे फिर ये गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को या हमारे ग्रुप के जो लिंक्स हैं उनको आप उन तमाम लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जो पेड सेशंस नहीं ले सके या नहीं ले सकते। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।